हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे थिंक टैंक के, जिसमें कि अभी तक सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन हो चुके थे। अब यहाँ पर सेक्शन सी का क्वेश्चन बचा हुआ है। अब उसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस में अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी, जिसको ब्रेन बूस्टर एक्सरसाइज के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अगर हम देखें, आपसे बोला गया स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाई एस एस एंड पी पी एंड एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ। तो आपसे पूछा गया कि अगर हम क्या देखते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एक बार एस एस ओवरलैप से, जो कि आपको पता है एस एस ओवरलैपिंग होगा। दूसरा आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है, पीपी ओवरलैपिंग से ऐसे। और अगला आपको कहता है अगर एक एस हो और एक पी हो। तो आपसे पूछा गया कि सबसे अच्छा स्ट्रेंथ, सबसे मजबूत बॉन्ड कहाँ पर बनेगा। तो याद रखना कि आपको भले यहाँ पर लगे कि एस एस ओवरलैपिंग बहुत अच्छी, लेकिन याद रखना जब पी और पी हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो ये मैक्सिमम एक्सटेंट ओवरलैपिंग कर लेते हैं और मिल करके ये यहाँ पर एक हो जाते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर होता है। इसलिए याद रखना जब एक एस, जब पी और पी आपस में ओवरलैप करेंगे तो अच्छी ओवरलैपिंग होती है, इसकी वजह से बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ वाली बॉन्ड बनती है। हम साइड वाइज की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब साइड वाइज तो कमजोर होता है। हम पी पी की हेड ऑन ओवरलैपिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये काफी अच्छी ओवरलैपिंग करता है और मजबूत बॉन्ड बनाता है। फिर उसके बाद एस और पी की बात करेंगे, फिर एस एस की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हर कोई जरूर ध्यान देगा। पी पी ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होती है अगर हेड ऑन की बात करें, फिर एस पी, फिर एस एस। तो इसलिए हम यहाँ पर डी कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। कौन सा ऑर्डर आपको यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया पोलराइजिंग पावर के बारे में। और पोलराइजिंग पावर की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा था कि चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली, तो आपको पता है पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर एक चार्ज होगा, यहाँ पर दो चार्ज होगा, यहाँ पर तीन चार्ज होगा। क्या सच में आपको ये सही लगता है? बताओ। नहीं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर आएगी। यहाँ पर जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था उसको तो सबसे पीछे कर दिया उन्होंने, तो था ये गलत है। फिर कह रहे हैं बॉन्ड लेंथ। अच्छा, हमें करेक्ट ही बताने से इसका ध्यान देना। बॉन्ड लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो, कि बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली हो जाता था कौन? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ को अगर कभी भी बताना है तो आपका टारगेट होगा कि हम पहले बॉन्ड ऑर्डर उनका देख पाए। तो अगर आप देखिए बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा, 8 6 14, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने कहा था दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है? 2। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं 2। और अगर आप खुद देखें ऐसे ही बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 3, इसका 2 है। तो जाहिर सी बात है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, लेकिन इसको सबसे ज्यादा करके अब आगे और कुछ नहीं करने, इनको कैंसिल कर देते हैं। फिर डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। डायपोल मोमेंट में यहाँ पर हमें 3 लोग दिए गए। ये तो हमें एकदम क्लियर है कि NH3 और NF3 का जो बहुत घिसा पिटा है, आपको बताया कि बहुत बार पूछा गया, सबके टिप पे होता है कि NH3 का ज्यादा हो जाएगा NF3 से, क्योंकि इसके सभी के सभी डायपोल सेम डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं। ये अपोजिट की वजह की ये कैंसिल हो जाता है। अच्छा बच्चे, ये वाला ये ऑर्डर सही है कि ना? बताएंगे इसका तो 0 होता है, ये तो पीछे ही होगा। तो आप बताओगे सबसे सही ऑर्डर यहाँ पर डायपोल मोमेंट वाला होगा जो बताया गया, जिसमें BeCl2 इससे ज्यादा NF3 इससे ज्यादा अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपका हो गया, और भी आप चेक करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये बेंड शेप हो जाएगा। और बेंड शेप में बॉन्ड एंगल की बात आती है, ये आप देखेंगे यहाँ पर पिरामिडल होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, ये ट्राइगोनल हो जाएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पर लगभग जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? sp3 1 लोन पेयर, यहाँ पर sp3 2 लोन पेयर है। लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल कम, इसका ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा बताया था। बताओ, ये भी ऑप्शन गलत है। और वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर 109 डिग्री, ये सबसे ज्यादा इसको होना चाहिए था, तो ऑर्डर गलत है। तो आपका सी वाला कंफर्म आपको मिल चुका है। ऑप्शन आप चेक करते तो आप चेक कर सकते थे, और भी जो ऑप्शन थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सा आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इन दोनों को देखें। बॉन्ड एंगल के रेस्पेक्ट में आपसे बोला गया, अगर आप यहाँ पर वाटर को अगर आप देखेंगे तो वाटर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ये और ये, और यहाँ पर 2 लोन पेयर आपको देखने को मिलता है। हाइब्रिडेशन यहाँ पर इसका sp3 हो जाएगा प्लस 2 लोन पेयर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसी के बगल में SO2 है। SO2 अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, SO2 आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये इतना, अब बताओगे sp2 आ जाता है 1 लोन पेयर, sp3 यहाँ पर कितना आ जाता है? 2 लोन पेयर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है 2 लोन पेयर मिलकर के यहाँ पर अच्छा खासा रिपल्शन लगाएंगे, जिसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और यहाँ पर ये sp2 है, ये sp3 है,
तो बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इनके कंपेरिजन, लेकिन यहाँ पर वाटर को ज़्यादा किया, इनको कम। तो बताओ कि ऑप्शन है। ऐसे ही सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर देखें ये SO2 है, H2S। अच्छा यहाँ पर देखा जाए, अब H2S जो कि वाटर की तरह स्ट्रक्चर रखेगा, और यहाँ पर अगर H2S को देखेंगे तो इसके पास भी 2 लोन पेयर ऐसे आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन, जैसे वाटर का बनाया तो वैसे सेम H2S का। फिर SO2 आपके पास है यहाँ पर। अब बताओ कि यहाँ पर sp3 और 2 लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, इनका ज़्यादा। तब बताओ कि ये तो सही कह रहे हैं। फिर यहाँ पर देखा, इसी का उल्टा बना दिया यहाँ पर ना, इसका उल्टा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके उल्टे में अगर देखें तो यहाँ पर SO2 को कम और H2S को ज़्यादा कहना, हमने यहाँ पर सही किया, ये गलत। अब बचता एक ऑप्शन है SbH3 और NH2 प्लस। NH2 प्लस को अगर मैं आपको बनाऊँ तो NO2 प्लस में अगर आप देखेंगे, एक को डबल बॉन्ड से जोड़ा, दूसरे को डबल बॉन्ड को जोड़ा। आपको पता है नाइट्रोजन के टोटल 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन खर्च, एक और था लेकिन एक प्लस चार्ज आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस हिसाब से आपको पता है ये sp होगा। sp होने के बाद सबको पता है यहाँ पर एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा SbH3 की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा देते हैं और एक लोन पेयर होगा एंटीमनी ना ऐसे। तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3 + 1 लोन पेयर। तो बॉन्ड एंगल तो यहाँ पर कम ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 180 तो सबसे ज़्यादा यही। तो बताओ कि ये भी सही है। तो इस हिसाब से सेकेंड और फोर्थ आपका सही है। तो और इसमें हम सेकेंड और फोर्थ का मतलब पहला वाला ऑप्शन लगा दें। तो 105 का हम कौन सा लगा देते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ करके लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए 106 की बात करते हैं। तो कंसिडर द मॉलिक्यूल्स, आपका CH4 है, NH3 है और H2 है, और कहा गया विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बॉन्ड एंगल वाटर इज स्मॉलर देन NH बॉन्ड। पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन बॉन्ड एंगल पे है, तो पहले अगर आपको पता है तो ठीक है, एक बार बता दूँ। बॉन्ड एंगल अगर हम CH4 की बात करते हैं तो याद रखना ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा लगभग 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास, या फिर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा राउंड फिगर कैसे 109 डिग्री के आसपास ही हो जाता है। और अगर अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लोन पेयर हाइब्रिडेशन, इसमें सबका sp3 पाया जाएगा, तो इसमें लगभग क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 107 डिग्री के आसपास हो जाता है। और अगर वाटर के पास हम लोग आते हैं, पढ़ाते समय मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया था। अब बताइए यहाँ पर भी sp3 हो जाएगा, और ये लगभग क्या हो जाएगा आपका 105 के आसपास, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसा आपको राउंड फिगर करके मैं बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे अगर देखें यहाँ पर sp3 अपडेशन ये है, sp3 ये है और sp3 है, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे लोन पेयर यहाँ पर बढ़ने लगते हैं, बॉन्ड एंगल इनका क्या हो जाता है, डिक्रीज करने लगता है। तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये होगा। अब इसी रिस्पेक्ट में ऑप्शंस बनाएंगे। तो चलो देखो, हमसे फॉल्स स्टेटमेंट को पकड़ना है। कह रहे HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज स्मॉलर देन इन अमोनिया। बात सही कह रहे हैं, वाटर का अमोनिया से ज्यादा होगी, ये सही, हमें इनकरेक्ट फॉल्स वाला लेना। HCH मेथेन वाले को टारगेट कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन HNH बॉन्ड एंगल अमोनिया। ये भी सही कह रहा है कि इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर है वो इनसे ज्यादा होगा, ये भी सही होगा। फिर अगला कह रहा है कि HCH बॉन्ड एंगल इन मेथेन एंड HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया एंड HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर ऑल ग्रेटर देन 0। सब के सब 90 से 0 होंगे, 109 भी 90 से 0 है, 107, ये भी तो सही बोल दिया। फिर अब आगे आते हैं, यहाँ पर कहता है द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर, किससे लार्जर करा रहा है, देन HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन। गलत पड़ रहा है, ये ज्यादा होता है। चौथे वाले ऑप्शन कहा गया वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इनसे आप बताओगे गलत, और हमें गलत वाले को ही टिक करना था। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं 107 द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पर आपको कंपाउंड्स बताया गया, द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज ओजोन इज +1। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो फॉर्मल चार्ज पढ़ाया, अब मैं बना के ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको ये बताया था ऐसे बनता था, और सेंटर इस पे -1 आता था, यहाँ पर +1 आता था, यहाँ पर 0 फॉर्मल चार्ज। तो ये सब था, पूरा फॉर्मूला आपको बताया। तो ये स्टेटमेंट सही, हमें इनकरेक्ट लगाना। फिर क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, NO2 की बात कर रहे हैं। अगर हम NO2 की बात करते हैं जो कि मेनली डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन NO2 की बात करेंगे तो अब ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसको देखते हैं ऐसे डबल बॉन्ड O ऐसे यहाँ पर ऐसे कर देते हैं,
तो बताओगे यहाँ पर 1 2 3 4 इसके हो गए और एक और इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। तो बताओगे ये सही कह रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट इनका सही है, हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते, जाहिर सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड में N2 7 7 14 यहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रॉन और 8 6 14 यहाँ पर, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर बताया गया द वंडर वॉल रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच एक्सक्लूड, छोड़ करके, इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। देखो अगर डी वाले जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उनका कहने का मतलब ये है, अगर मान लेते हैं कि वंडर वॉल रेडियस की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे, मान लेते हैं किसी के पास 4 सेल, ये आखिरी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल कह रहे इसको छोड़ करके जितनी और इनकी ओवरऑल साइज होगी, ठीक है, वंडर, इसके अलावा जो साइज होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनका वंडर वॉल रेडियस बोलते हैं। ये आप बताओगे सरासर गलत है। वंडर वॉल रेडियस तब क्या हो जाता है, आप देखेंगे अभी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वहाँ पर इसे आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है। मान लेते हैं एक गैसीय एटम है और ये दूसरा, जैसे नॉन, यहाँ पर हम इनर्ट गैसेस ले लेते हैं, ये एक दूसरे के जितने मैक्सिमम करीब आते हैं वहाँ पर आपको देखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, इनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी, उस दूरी की जो आधी दूरी होगी उसको हम बोलते हैं वहाँ पर वंडर वॉल रेडियस। लेकिन उन्होंने इसको केवल एक एटम के अंदर ही बताया है और ऐसा बताया, और वो भी वैलेंस शेल को छोड़ करके। आप बताइए गलत है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग्स दोज गिवन बिलो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है, और आपको बताया गया मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द सेम सेट ऑफ द एटम्स। कह रहे हैं कि हमें इनकरेक्ट बताना है, और मल्टीपल आपको इतना बताया मैंने, अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड पाया जाए, फिर दो बॉन्ड पाया जाए, और फिर वही क्या गया 3 बॉन्ड पाया जाए, तो याद रखना जैसे बॉन्ड के नंबर बढ़ने लगते हैं तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होती चली जाएगी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन याद रखना हमने इनकरेक्ट वाले को टिक करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरीज इनवर्सली विद बॉन्ड लेंथ, ठीक है, जाहिर सी बात है, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी हो जाती है स्टेबिलिटी, लेकिन बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे, हमेशा वहां पर इनवर्सली। अगर वहां पर बॉन्ड की लेंथ बढ़ती चली जाती है, बॉन्ड बहुत कमजोर हो जाता है, बॉन्ड जितनी छोटी होती चली जाएगी उतना मजबूत होगा, तो इनवर्सली। बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विल बी सेम, ये भी सही कह रहे हैं, हमें इनकरेक्ट लगाना है। सही का मतलब ये हो जाता है, अगर आपके पास CO मॉलिक्यूल है, कार्बन ऑक्सीजन का मोनोऑक्साइड, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, और NO2 मॉलिक्यूल उसके भी 14 है, तो दोनों के बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज क्या हो जाता है, 3 होता है। तो ये चीज यहाँ पर बता रहा है। फिर अगला आता है बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज बॉन्ड लेंथ। नहीं, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है, और बॉन्ड एनर्जी आप बताओगे बॉन्ड एनर्जी हो, बॉन्ड ऑर्डर हो, या फिर बॉन्ड एनर्जी हो, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दिया जाए, ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आप बताओगे बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली होते हैं, और ये एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं। तो ये होता है, तो आप बताओगे ये गलत है, इसी को टिक करते हैं। चलिए अगला देखें यहाँ पर, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हायर बॉन्ड एंगल। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। से अभी वाटर का मैंने आपको बताया था, तो आप बताओगे कुछ ऐसे बनता था, लगभग 105 डिग्री के आसपास के वहाँ पर ऐसे एंगल बनेगा। CH4 में आपको पता है यहाँ पर लगभग अब 109 डिग्री के आसपास बन जाता है। और ग्रेफाइट में अगर आपको पता हो यहाँ पर हाइड्रोजन sp2 आ जाता है बिना लोन पेयर, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेगा, और आप बताओगे यहाँ पर 120 का बन जाएगा। और SO2 की बात करते हैं, ये भी आपका वेंट शेप हो जाएगा, V शेप हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कुछ भी रहेगा 120 से कम रहेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहीं पर कहेंगे तो कहाँ पर कहेंगे, ग्रेफाइट में, जहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर sp2 आप बताओगे हाइब्रिडेशन यहाँ पर भी होगा, लेकिन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड सिकुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो आपका सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट में होगा 120। चलिए इसमें क्या बताता है, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे ज्यादा, फिर अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन, अच्छा बॉन्ड लेंथ बोल रहा हूँ, सॉरी, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द, आपको यहाँ पर घटता हुआ क्रम आपको लगाना है, मतलब सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे। अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रखना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का घटता हुआ क्रम। और आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं बॉन्ड
या फिर बॉन्ड लेंथ की ही बात कर ले, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली किसके हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो अब यहाँ पर जितने भी स्पीसीज हैं आपको सबका बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। चलो एक एक करके अगर देखें जो हम जानते हैं, CO में आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, जो हमें पता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 मिलता है बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाँ, ये 2 अगर आपको है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। HCO2 की बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो मैंने कहा था अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर निकालना है, इसके केस में ये वाला HCO2 माइनस, मैंने कहा अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो मैंने कहा था कि 2 इंटू ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पर 2, माइनस चार्ज अपान फिर से ऑक्सीजन एटम पढ़ाया था, 2 टू द 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, 3/2, 3/2 को क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 1.5, इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाता है। चलो यहाँ पर आते हैं 4th नंबर पे, और 4th नंबर में हमारे पास है CO3 2 माइनस, और यहाँ पर भी अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो मैंने आपको ये बताया क्या कर सकते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3, माइनस चार्ज कितने हैं 2, अपान क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एटम के नंबर। अगर देखें 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4, 4/3, इसको सॉल्व करते हैं तो 1.33 के आसपास आ जाता है। आपको सबका बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। तो बताओगे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा सबसे छोटा बताना है। तो सबसे कम जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा उसी का बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा होगा, किसका CO3। तो आपको CO3 यहाँ पर सबसे पहले मिल रहा है। उसके बाद किसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 वाले का आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 वाले का, फिर उसके बाद 3 वाले का। तो बताओगे यही होगा, क्योंकि यही आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सही है। तो बताएंगे C वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग होता तो A वाले को लगाते। चलिए अगला देखते हैं। 111 फॉर BCl3, AlCl3 और GaCl3 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज BCl3, AlCl3 और GaCl3। इंक्रीजिंग ऑर्डर आयनिक कैरेक्टर आपको देखना है, तो आपको सोच के बताओ। आयनिक कैरेक्टर बोला जा रहा है, कोवेलेंट बोलता तो हम कहते हैं चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली, तो आयनिक हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैसे बताया था, आयनिक कैरेक्टर उल्टा कर देना था। अब बताओगे चार्ज ऑफ कैटायन के क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ कैटायन के इनवर्सली। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि अगर चार्ज सबके पास सेम है तो आप बताओगे साइज ऑफ कैटायन, कोवेलेंट कहता था इनवर्सली, तो ये कहेगा साइज ऑफ कैटायन के हम डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि आयनिक और कोवेलेंट उल्टा होता है। साइज ऑफ कैटायन, चलो और भी था, एनायन तक जाते थे, लेकिन यहाँ पर कैटायन अलग अलग है। सबके पास आपको +3 चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसे तो चार्ज सब में सेम है, तो ये वाला तो नहीं बता पाएगा। फिर अगर हम आते हैं यहाँ पर साइज, तो साइज B से ज्यादा हो जाएगा, B3+ से Al3+, यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी साइज इनकी, तो यहाँ पर फिर तो बताओ कि इसका मतलब यहाँ पर Ga3+, GaCl3, AlCl3, BCl3। अब बताओगे यहाँ पर फर्स्ट वाला लगाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो हम यहाँ पर 111 में A वाला ऑप्शन सही कर देते हैं। ठीक है, कोवेलेंट का उल्टा लगाना होता। चलिए यहाँ पर आते हैं 112 में, कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH। तो पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर 2 छोटे एटम अगर कभी भी बॉन्ड बनाएंगे तो याद रखना बॉन्ड लेंथ का मतलब हो जाता है उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी। अगर वहां पर 2 बड़े एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। और आपको पता है अगर मान लेते हैं एक बड़ा है और एक छोटा है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वहां पर क्या होगा। बस नियम तो ये कहता है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो मैं आपको ये बताऊं, अगर हम किसी एक पीरियड में जाएंगे तो कार्बन, अगर वहां पर कार्बन के बाद अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सबको देखें, लेफ्ट टू राइट जाते तो याद रखना साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज करती चली जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इस हिसाब से कार्बन सबसे बड़ी साइज, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ऐसा कुछ होता है, और हाइड्रोजन सबसे छोटा साइज का। अगर इन सब में हम देखें तो कार्बन, चलो ठीक है, सब में कार्बन 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 तो फिक्स है। इस कार्बन से कौन जुड़ा है, सबसे छोटा एटम जिसको कहते हैं हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पर एक एटम फिक्स है, ये ऐसे कार्बन का साइज ये फिक्स है, अगर यहाँ पर सबसे छोटा हाइड्रोजन लगा दिया तो जाहिर सी बात है इनके बीच का जो लेंथ होगा कम होगा। इसका मतलब CH की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। 2 ऑप्शन में जा रहे हैं, इसको रखते हैं। फिर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन है, और मैंने कहा था अगर बॉन्ड के नंबर बढ़ते चले जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ वैसे भी कम हो जाएगी। देखिए कार्बन कार्बन जुड़े हैं कितने, 2 बॉन्ड से, तो जाहिर सी बात है इनका बॉन्ड लेंथ और शॉर्ट हो जाएगा। फिर अब मैटर फंसता है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन। आप खुद बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन में छोटा बड़ा कौन है, कार्बन, और ऑक्सीजन छोटा है। जब कार्बन अपने जैसे
लोग से जुड़ेगा तो दो बड़े बड़े लोग मिलेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी। जब एक बड़ा और एक छोटा मिलेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। तो बताओ कि ये ठीक है। या फिर इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपकी एनसीईआरटी में टेबल दिया गया था, मैंने उसको पढ़ाया भी था और कहा वो टेबल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो टेबल ज़रूर पता होना चाहिए। डायपोल मोमेंट का भी था, बॉन्ड लेंथ का भी था, ठीक है। वो टेबल पता होना चाहिए। आप उसको अगर कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। इसको भी याद रखें क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड की मजबूती सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेगी। देखो अगर हम बात करते हैं सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाना पसंद करते क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, रिपल्शन करेंगे। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो यहाँ पर भी रिपल्शन के चांसेस होंगे। और यहाँ पर आपको बताया ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस हो जाता है। कार्बन कार्बन यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखा है, इसका मतलब क्या होता है, चारों बॉन्ड के साथ वो बॉन्ड बनाता है, चारों इलेक्ट्रॉन के साथ। सबसे ज्यादा मजबूत आपको यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन दिखेगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शंस कम होंगे और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ज्यादा होता नहीं है। तो इसलिए आप बताओगे हम लगाएंगे यहाँ पर ए वाला, ठीक है। इसमें पहले से पोलरिटी है तो आप बताओगे ये तो जल्दी टूट जाएगा, है समझ में। तो 113 में हम लगाते हैं तो फर्स्ट वाला लगा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द गिवन ऑप्शंस बॉन्ड एंगल इज मिनिमम इन। बॉन्ड एंगल सबसे कम कहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें यहाँ पर ये ऑक्सीजन वाले लोग हैं और ऑक्सीजन का अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन जब यहाँ पर जैसे वाटर का केस होता है, चलो यहाँ पर वाटर के अलावा ये Cl का केस है, ये और आप बताएंगे इसके पास दो लोन पेयर है। सभी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें चाहे H2S हो, आप OCl2 है या फिर Cl2 बोले, OF2 बोले, H2 भी तो है, इन सब में आएंगे, सब में स्ट्रक्चर ये होगा। अगर F2 है तो FF लगा दो, वाटर है तो HS लगा दो। ऐसे अगर सल्फर की बात करते हैं तो यहाँ पर H फिर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन। बस अब सवाल आता है कैसे बताएं। तो मैंने कहा था सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते थे, याद आया आपको, स्टेप बाय स्टेप बताया था। बॉन्ड एंगल 1 क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा बताया था बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तीसरा आपको बताया था बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड एंगल की बात चल रही है ना, एंगल लेंथ क्यों लिख रहा हूँ, एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल। तो बताओ कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम आ जाता था। अगर ये भी नहीं हुआ तो आपको बताया था लास्ट में पहुंचना वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है, ये जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो अब आप देखेंगे सबके हाइब्रिडेशन सेम होंगे, सबके लोन पेयर दो लोन पेयर हर एक स्ट्रक्चर दिखेगा सेंट्रल एटम के पास। फिर बचता है मैटर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिस सेंट्रल एटम का ज्यादा उसका ज्यादा, जिसका कम उसका कम। इन सब में सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन है और आप सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, नीचे जाने पर ग्रुप में घटता है तो ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाता है और सल्फर का क्या हो जाएगा, कम। तो सल्फर वाला जो कंपाउंड होगा यही पीछे हटेंगे और इसी में बॉन्ड एंगल आपको कम देखने को मिलेगा। तो अब ए वाला लगा देंगे। चलिए बात करते हैं द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेंट्रल एटम्स। अगर हम बात करते हैं वाटर है, SnCl2 है, PCl3 और HCF2 हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो याद रखना कि वाटर के केस में अब इतना तो आपकी प्रैक्टिस हो ही गई है, तब बताएंगे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस शेल में 2 खर्च हुआ, 4 बचा है, 2 लोन पेयर, चलो 3 ऑप्शन में चल रहा है। SnCl2 की बात करते हैं, कार्बन फैमिली का मेंबर है भाई SnCl2। तो आप बताओगे क्या हो जाता है, कार्बन फैमिली का हो जाता है SnCl2। अगर 2 यूज किया है तो मतलब आप बताओगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब 1 लोन पेयर बचा है यहाँ पर, तो बताओगे 2 1, एक ऑप्शन अभी तक कैंसिल हो पाया। फिर आगे बनता है PCl5, PCl3 हो जाता है। नाइट्रोजन फैमिली का 3 बॉन्ड बनाया तो 1 लोन पेयर बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो बताओगे यहाँ पर ये आगे निकल गया और ये क्या हो जाता है आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ पर HCF2 की बात करते हैं, 8 होते हैं, 2 खर्च हुए तो कितने, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन बचे। तो बताओगे ये पहला वाला ऑप्शन 115 में फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर इसमें ऑर्बिटल्स। Which of the following represent zero overlap of the atomic orbital? एनसीईआरटी में जो टेबल था उसी टेबल पे है। अब बताओ कि इसको कहां पर रखते हैं, इन फेज, मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं भाई इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्लस से माइनस मिल रहा है तो अब बताओ कि इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। और अब बताओ कि यहाँ पर अगर देखें ओवरलैपिंग हो ही नहीं पा रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये ऊपर और नीचे है, तो बताओ कि इसी को कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो सी वाला यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ता है। चलो अगला बात करते हैं यहाँ पर, amongst the following molecules SO2, SF4, ClF3, BrF5 और XCF4, which of the following shape does not describe any of the molecular mentions? आपको कुछ यहाँ पर कंपाउंड्स दिए गए हैं,
इन सभी कंपाउंड में से एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया गया जो इन सब में से किसी से नहीं मैच करता। वो कौन होगा अगर मैं आपको बताऊं, SO2 को अगर आप देखेंगे तो SO2, अब बताओगे sp2 हाइड्रोजन के साथ 1 लोन पेयर, अब बताओगे बेंड शेप होगा। ठीक है, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करा है। SF4, अब बताओगे यहाँ पर sp3d 4 1 5, sp3d 1 लोन पेयर, अब बताओगे क्या हो जाएगा, सीशा शेप हो जाएगा। ClF3 3, और अब बताओगे 3 2 5 2 7, ये आपका T शेप आ जाएगा। ठीक है, और आप बात करते हैं BrF5, एक लोन पेयर, अब बताओ 5 और 1 6, sp3d2, sp3d2 1 लोन पेयर, आप बताओगे ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल। और कोई बच रहा है, XCF4, XCF4 की बात करते हैं, 4 खर्च हुआ है, 4 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 2 6 आ जाएगा, और sp3d2 और उसके बाद 2 लोन पेयर, आप बताओगे ये क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। स्क्वायर प्लेनर देखते हैं, बेंड शेप मैच किया, शीशा शेप मैच किया, ठीक है, टी शेप मैच किया, क्या कहीं पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोला गया? अब तो इसमें से किसी का भी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं था, तो हम बी वाले को टिक करते हैं। फिर अगला आपको बताता है यहाँ पर इनकरेक्ट मैचिंग एमंग द फॉलोइंग इज। तो इनकरेक्ट मैचिंग आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। अगर आप बताओ यहाँ पर आपका वाटर, बताओ पहले मैच करा, वाटर आपका क्या हो जाता है, वेंट शेप या वी शेप का होता है, लीनियर बता करके इन्होंने गलत कर दिया। वी शेप में आप बताएंगे यहाँ पर वी शेप हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 sp2 और 1 लोन पेयर आपको दिख रहा है ना, आप बताएंगे सही है। SnCl2 में आप बताओगे कार्बन फैमिली, यहाँ पर भी आप बताओगे 2 जुटा है यहाँ पर, ये तो सही। हमें कौन सा बताया, इनकरेक्ट बताया, ये सही है। ठीक है, शीशा शेप्ड अभी आपको बताया, अगर 4 और 2 6, ठीक है, sp3d और 1 लोन पेयर कभी भी देखने को मिले, आप बताओगे ये भी कार्बन सल्फर फैमिली का, मतलब ऑक्सीजन फैमिली का है, 4 और यहाँ पर ये सेम आएगा, ये भी सही है। टी शेप ICl3 ये हो जाता है, अगर एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़े ICl3 ClF3, तो यहाँ पर आप बताओगे 2 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडेशन 2 लोन पेयर, ये टी शेप, तो ये भी सही। तो बचता केवल एक है, एक ऑप्शन है, हाँ पहला वाला, ओनली फर्स्ट हम लगाएंगे, 118 में 1 लगा देते हैं फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेप ऑफ द PCl5 BrF5 एंड IF7। अभी सबको करके, और अब एक चीज बहुत कॉमन है, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए 10-15 मॉल कंपाउंड्स हैं जिनको ही बार बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि उसके अलावा नहीं पूछ सकते, लेकिन ऐसा है कि जैसे PCl5 हो जाएगा, BrF5 आ जाए, IF7 आ जाए, ये सब के सब वहां पर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें घुमा फिर के ये सब बहुत बार यूज किया जाता है। क्या पूछा गया यहाँ पर, सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेप। और PCl5 की अगर हम बात करते हैं, तो PCl5 में आपको पता है sp3d, और बिना कोई लोन पेयर के मैंने कहा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। और BrF5 अभी बना के मैं ला रहा हूँ, तो आप बताएंगे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल आ जाता था ये। और IF7 की बात करते हैं, कोई लोन पेयर नहीं, 7 है, तो मैंने क्या बताया, 7 को 5 और 2 कर देना। अब बताओगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इनका नाम चलता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो चलिए, कह रहा है कि हमको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल और स्क्वायर पिरामिडल लिखा है, ऑल और ट्राइगोनल सबका अलग अलग है। वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज स्क्वायर पिरामिडल, इसमें से एक सही है। कह रहे वन ऑफ द गिवन कंपाउंड टेट्राहेड्रल, कोई टेट्राहेड्रल नहीं, अब बताओगे सी वाला सही। ठीक है, BrF5 आपका स्क्वायर पिरामिडल था, उसी को टिक करना था। अगला कह रहे कि विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, किसके पास आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। पहले मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊं, I-3 को अगर आप देखो, I-3 वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, तो पहले 3 आयोडीन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जोड़ दिया, ऐसा समझ लो। अगर इन दोनों आयोडीन की स्थिति को देखें, तो बताओगे आयोडीन 7वें ग्रुप का मेंबर 7th है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन पा करके खुश हो जाता है। ठीक है, एक बॉन्ड बना करके खुश हो जाता है, क्योंकि इसका 2 2 4 2 6 2 8 हो जाता है। लेकिन सेंटर वाले की स्थिति को देखे, कहता है कि नहीं, मेरे पास क्या हो जाता है यहाँ पर 2 2 4, क्योंकि अभी इसने अपना खुद का 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किया, अभी इसके पास कितने बचे होंगे, यहाँ पर 5 बचे होंगे ना, 7 होते हैं। तो चलो 2 को यहाँ पर मैंने पेयर पे ऐसे लगा दिया, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर ये, और बताओगे 2 4 इतना कर दिया ना। अब बताओगे अभी 1 2 3 4 5 6, अभी एक बचा है,
और एक माइनस चार्ज है, तो इसी पे क्या हो जाएगा, इसका एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक माइनस वाला, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इनकी स्थिति को देखें, अगर आप देखो इस सेंट्रल वाले को, आप बताओगे दो बॉन्ड पेयर, माइनस को भी लोन पेयर की तरह यूज करते हैं, 1 2 3 4 5। अब बताओगे sp3d कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अगर आपको याद हो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बन जाएगा आपका लीनियर, ठीक है ये। और BeF2 की अगर बात करते हैं, ये तो लीनियर आपका होगा ही होगा, sp हाइब्रिडेशंस होगा ये। अब बताओगे sp हाइब्रिडेशंस लीनियर, तो आपको पता है लीनियर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक sp वाला हो जाए और एक sp3d के साथ 3 लोन पेयर रखे, ये तो होगा। हमसे पूछा गया है कि नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं O3, और यहाँ पर आप आएंगे तो ये भी बेंड शेप, ये भी बेंड शेप होता है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर्स बनाना हो तो बना सकते हैं। ओजोन की अगर हम बात करते हैं, SO2 का तो हम बार बार देखें, ओजोन का ऐसे कुछ होगा ये, फिर ऐसे ही यहाँ पर ये एक लोन पेयर होगा, तो आप बताओगे sp2 हाइब्रिडेशंस प्लस 1 लोन पेयर, तो बेंड शेप होता है। ऐसे इनका भी देखेंगे SO2, इनके पास भी एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडेशंस 1 लोन पेयर, दोनों बेंड शेप होंगे, सही है। BF3 ICl3 ये नहीं होगा। BF3 को अगर हम देखें तो बोरान है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ICl3 को अगर हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, जिसको हम टी शेप कहते हैं ना, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो बताओ इसी को टिक करो, ठीक है। नॉट हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर BF3 ICl3, ये टी शेप का होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो यहीं पर आपका नहीं मैच करेगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ डिफरेंट हाइब्रिडेशंस एंड अ सेम शेप। हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं सेम होगा, अच्छा नहीं, हाइब्रिडेशन हाँ सेम हो, सॉरी डिफरेंट हाइब्रिडेशन लेकिन शेप सेम हो, ठीक है। हाइब्रिडेशन डिफरेंट होना चाहिए और शेप सेम होना चाहिए। आपको पता है पूरा वैसे अगर हम देखें, एक तो हमें पता है कि अगर दो जगह शेप सेम होता था डिफरेंट हाइब्रिडेशन के साथ, अगर आप वहां पर आए, एक मैंने आपको बताया था लीनियर, sp वाला लीनियर और sp3d 3 लोन पेयर वाला भी लीनियर, तो हाइब्रिडेशन डिफरेंट लेकिन शेप सेम था। और एक और बेंड शेप के लिए मैंने आपको बताया था, अगर sp3 हाइब्रिडेशन के साथ 1 लोन पेयर हो, sp3 हाइब्रिडेशन विद 2 लोन पेयर, 1 के साथ तो स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, और अगर 2 लोन पेयर आ जाता है तो इसको हम कहते थे वहां पर बेंड शेप, वी शेप या फिर एंगुलर शेप, जो भी बोलो। अगर sp2 के पास एक लोन पेयर हो तब भी वही सेम चीज बोलते थे। तो अब देखना है कहां पर मैच करता है क्या। अगर हम देखते हैं NO3 माइनस और यहाँ पर तो NO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, बताओगे 1 को माइनस ऐसे जोड़ दिया, और अगर हम देखते हैं एक को यहाँ पर क्या करते हैं डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, और एक को हम क्या करते हैं ऐसे इनसे जोड़ देते हैं, ये sp2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बोनेट आयन में ये, अब बताओ कि यहाँ पर 1 2 3, अब बताओ कि यहाँ पर ये sp2, दोनों क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडेशन भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, दोनों का हाइब्रिडेशन डिफरेंट होना चाहिए। चलो यहाँ पर आते देखें, SO2 की बात करते हैं, तो अब बताओगे ऐसे SO2 बनेगा भाई, यहाँ पर sp2। चलो NH2 की बात करते हैं, NH2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप बताओगे H, यहाँ पर H ऐसे बना ले, और उसके बाद कितना, ये 4, अभी एक बचा यहाँ पर माइनस, अब बताओ 1 2 3 4, यहाँ पर sp3 आ जाएगा। हाइब्रिडेशंस अलग है, अच्छा यहीं पर देखें हाइब्रिडेशंस तो अलग है, ठीक है, हाइब्रिडेशंस अलग है ना। और साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, sp3 प्लस 2 लोन पेयर, ये sp2 1 लोन पेयर, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था वेंट शेप हो जाता है, वेंट शेप। आपको एक मैच कर गया जिसमें दोनों के हाइब्रिडेशंस अलग अलग थे लेकिन शेप मैच किया, ये कि ये वाला। XeF2 और CO2 ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। XeF2 को अगर स्ट्रक्चर बनाए तो लीनियर होता है, XeF2 कुछ ऐसे हो जाएगा F, उसके बाद मैंने कहा था ये, और यहाँ पर ये, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3 2 5, sp3d प्लस 3 लोन पेयर आ जाता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर लीनियर। और जबकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर तो होता ही है, लेकिन वो कैसा, sp हाइब्रिडेशन के साथ, तो हाइब्रिडेशन दोनों के अलग थे लेकिन दोनों के दोनों क्या हो जाता है, लीनियर आ जाता है। तो बताओ कि थर्ड वाला भी हो जाएगा। वाटर को बात करते हैं, वाटर हमारा sp3 2 लोन पेयर, ये वेंट शेप होगा, जबकि ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, तो ये भी चला जाएगा। तो आपके पास दो, सेकेंड और थर्ड, हम कौन सा लगाएंगे, सी वाले को टिक करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और इस सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आएगा तो लगभग ऐसे ही एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज, तो चलो बताते चलो भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा sp3, अच्छा इसका भी साइड में रखते हैं, यहाँ पर आते हैं PCl5 5 है, तो आपको बताया था क्या sp3d, यहाँ पर 4 आ जाएगा sp3।
अच्छा, इसका स्पेशल केस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो 4 ही, लेकिन यहाँ पर DsP2 बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप बताओगे sp3 फिर DsP2, फिर गलत, sp3 DsP2 सही है, sp3D फिर sp3। अब बताओगे हम बी वाले को लगाएंगे, sp3 DsP2 और sp3D और sp3। अब बताओगे यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, कौन ऐसा है जो लीनियर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें, याद रखना ऐसे जाओ डायरेक्टली यहाँ पर, BF3 क्या आपको लीनियर दिखता है, आप बताओगे नहीं, ट्रायगोनल ये नहीं। Hg2Cl2 याद रखना ये लीनियर होता है, क्योंकि यहाँ पर Hg के 2 इसके 2 है, तो यहाँ पर ये लीनियर होता है, ये लीनियर ये लीनियर, ये एल्काइन है। तो बताओगे अब सी वाला आ जाएगा। चलिए, आपसे यहाँ पर बोला गया द परसेंटेज एज कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मेथेन, इथेन और इथाइन। मेथेन, इथीन, इथीन और इथाइन। आपको पता है यहाँ पर मीथेन को भी ऐसे ही बना देते हैं, ये देखिए यहाँ पर। अब बताइए sp3 और 4 ऑर्बिटल्स यूज हैं, एक ऑर्बिटल का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, 25% का। यहाँ पर आप बताओगे इसका 1 2 sp2, 3 ऑर्बिटल है, एक एक के हिस्से में, एक सल्फर है, सॉरी एक s है, तो कितना आएगा 33.33%। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका एडिशन sp आ जाएगा, तो 2 ही लोग मिलकर के एडिशन बनाए, तो एक के हिस्से में 50-50 बटेगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, इसका 25%, फिर जैसे क्रमशः उन्होंने बताया वैसे, तो ये 50, 25, 33, फिर 50 आ जाता है। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO2 रेस्पेक्टिवली आर। SO2 का अगर शेप और हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन SO2। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे होते हैं भाई, एक लोन पेयर रखते हैं। तो शेप की बात करते हैं, पहले हाइब्रिडेशन देखते हैं, sp2+1 लोन पेयर। तो अब बताओगे ऐसा कोई भी होगा तो इसको हम कहते हैं वेंट शेप, कई नामों से जानते हैं, बेंट शेप, बी शेप, एंगुलर शेप। तो अगर हम बात करते हैं वी शेप भी कहते हैं इसी को, मैंने कहा वी शेप। हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा और शेप उनका वेंट शेप हो जाएगा वी शेप। अब बताओगे वी शेप का और sp2, सी वाले को लगा देते हैं, 125 में हम लगा देते हैं यहाँ पर सी। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर 126, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ओवर द सेंट्रल एटम इन POCl3। अगर POCl3 की बात करते हैं तो आप देखेंगे ऐसे बनते हैं, 3 क्लोरीन लगा होगा ऐसे। तो हमसे क्या क्या पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन, अब बताएंगे 1 2 3 एंड 4, अब बताओगे sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है। चलिए और क्या बोल रहा है, सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की बात करते हैं, आपको कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं दिखेगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, पांचों के पांचों खर्च हो गए। आप बताओगे 0, फिर और कुछ पूछ रहे हैं, ऑफ द सेंट्रल एटम एंड POCl3, बस sp3 0। अब बताओगे sp3 0, तो हम इसमें सी वाले को टिक करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द 2 स्पीसीज NO3- और H3O+ आर डिस्क्राइब बिलो, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। चलिए सबसे पहले आपको पता है इनको दिया है तो घुमा फिरा के इनका स्ट्रक्चर पे ही बात करेगा। डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो पहले आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, NO3 का स्ट्रक्चर कई बार बना, एक बार फिर से बनाता हूँ मैं, माइनस, एक को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, अब एक को लोन पेयर के साथ ऐसे जोड़ दो। ठीक है, ऐसे, क्योंकि 3 कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 2 3। अब बताओ कि यहाँ पर आ जाएगा sp2। और अगर हम हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं तो वाटर, ऐसे पहले वाटर होता है वो, ठीक है, इसके पास ऐसे एक लोन पेयर, और अगला जो लोन पेयर होगा इसी के साथ वो कोऑर्डिनेट कर देता है। अच्छा, H को कोऑर्डिनेट कर देगा, H ये आ जाता है, और इसी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो बताओगे 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, sp3। तो सब पहला कह रहे हैं डिसिमिलर हाइब्रिडेशन, साफ साफ दिख रहे हैं, हाँ sp2 है वो sp3 है। फिर कह रहे हैं कि फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। अगर हम बात करते हैं ये ट्राइगोनल, कोई लोन पेयर नहीं बचा इसके, तो इन्वॉल्व हो गया ना लोन पेयर में, तब बताओगे यहाँ पर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि अगर हम देखते हैं 1 2 3 1 लोन पेयर, अब बताओगे ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका
ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, sp3 + 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हम यहाँ पर ये करते, तो बताओगे ए वाला ही आपका सही हो जाएगा। तो 127 का आपका यहाँ पर ए ही हो जाता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको उठाना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से। sp hybrid orbitals are equivalent and are at an angle of 180 डिग्री with each other। कहा गया बात सही है कि अगर sp hybridized orbitals होगा तो वो सबके सब इक्विवेलेंट हो गया और उनके बीच का एंगल 180 होगा, ये सही है। हमको कौन सा बताना है? इनकरेक्ट। sp2 hybridized orbital are equivalent and bond angle between the two orbitals 120, ये भी सही है। फिर बताएगा sp3d2 hybrid orbitals are equivalents and are oriented towards corner of the octahedron, ये भी सही कह रहा है क्योंकि sp3d2 अगर लोन पेयर नहीं है तो वहां पर ऐसा एडिशन है तो ऑक्टाहेड्रल बनाता है। फिर कह रहे sp3d3 वाले में ये सब सही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो यहाँ पर ये सही होगा। मैंने कहा था कि क्या हो जाता था जब डिफरेंट से लगभग सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स आपस में मिलते थे, उनकी मिक्सिंग होती थी तो नए ऑर्बिटल्स बनते थे। उस नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खास बात होती है कि उनकी एनर्जी क्या हो जाती है सभी की। अगर 5 नए बने, अगर 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं तो नए 5 ही बनेंगे और इन पांचों की एनर्जी क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ पर चाहे कोई हाइब्रिडेशन, ऐसा नहीं कि sp sp2 sp3d2 बोल दिया तो कल को sp3 का क्या होगा? जो भी हाइब्रिडेशंस होगा उन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? हाइब्रिडेशंस के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहा कि उन्होंने sp3d3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ये गलत बोल रहे हैं। सबकी एनर्जी वहां पर सब इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बताओगे डी वाला ही इनकरेक्ट होगा। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स मस्ट स्टेबल, कौन सबसे स्टेबल होगा? देखो यहां पर अगर देखा जाए ये है किसका स्ट्रक्चर, अगर हम देखें ClF3 और ClF3 की अगर बात करते हैं तो आपको पता है 2 लोन पेयर इनके पास होता है और बनाते हैं टी शेप। टी शेप मतलब कि यहाँ पर जब लोन पेयर इनके पास बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ऐसा एडजस्ट करते हैं जहाँ पर इनके पास मिनिमम रिपल्शन हो। अब ऐसे नहीं कि हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, तो आपको पता है टी शेप स्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है जब यहाँ पर 2 लोन पेयर हो, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, तो इसी फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए बताओ कि भले इसके 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर इसको ट्राइगोनल पे बना दिया और उसके बाद फिर यहाँ पर ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो याद रहे आपको चाहे जो ये अच्छा लगे वो अच्छा, उससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि ClF3 ट्री शेप का स्ट्रक्चर्स बनाता है और उसी में वो स्टेबल होता है इसका वो, और ये स्ट्रक्चर ये हो जाता है। अब बताओ कि 1 2 ऐसे लगे हुए हैं और यहाँ पर एक लोन पे यहाँ पर, तो बताओ कि यहाँ पर सबसे करेक्ट जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम कौन सा लगाएंगे? यहाँ पर कहेंगे फर्स्ट वाला। Which of the following is not correct with respect to bond length of the species? स्पीसीज के बॉन्ड लेंथ के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट आपसे बोला गया, नॉट करेक्ट। तो हमारे पास फिर से घुमा फिर एक वही कॉन्सेप्ट, भैया बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बीच में उल्टा रिलेशन चलता है, तो इस चीज़ का माइंड में जरूर रखें। तो अब अगर हम यहाँ पर आते हैं C2, तो C2 में अगर देखा जाए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 12 की वजह से अगर हम देखेंगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 12 2 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 का मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, ये तो सही है, हमसे नॉट करेक्ट बोला गया। B2+ की अगर बात करते हैं तो B2+ में 5 5 10 और एक निकल गया 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर 10 होगा। तो 10 वाले में जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है यहाँ पर 1 आता है और 9 वाले में आएंगे तो यहाँ पर आपका 0.5 आएगा, ये भी तो सही हो गया, ठीक है। Li+ है और Li2 है, तो Li+ के बाद अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 3 होता है, 3 3 6, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। चलो इसको बना लेते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ऐसे होता है और जरूरत पड़ेगी और दिखाएंगे। अगर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 था, 3 3 6 हो जाता, एक निकल गया, तो कितने बचे भाई? वहाँ पर 5, ठीक है, 5 बच जाता है। तो अब 2 2 और 1, इनका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो अब क्या बताओगे? 2 और 1 3, 3 - 2 अपान कितना? 2 ना, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपान 2। अब बताओ यहाँ पर 1/2 मतलब ये 0.5 आ जाएगा इनके लिए, Li2+ के लिए। अगर मैं यहाँ पर Li2 के लिए देखूँ तो अब बताओगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, ऐसे। तो अब बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो 2 2 4,
4 में से 2 गया बटे 2, तब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, ऐसे। ठीक है, 0.5 और 1। तो अब इस हिसाब से बताओ कि इनका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इनका ज़्यादा है, तब बताओ ये भी तो सही है। अब ऑक्सीजन वाले में तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है, 16 इलेक्ट्रॉन मतलब 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और 15 का मतलब आपको बताया यहाँ पर, सॉरी 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5, ये फंस गया। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पर इनका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इनका कम है, तो बॉन्ड लेंथ की बात आएगी, इनको ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर तो डी वाला हो जाएगा। चलिए, आपको कहता है 4 डायटोमिक स्पीसीज आर लिस्टेड बिलो इन डिफरेंट सीक्वेंसेस, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। उनके बॉन्ड ऑर्डर का सही क्रम क्या होगा अगर हम देखें तो। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप लिखते जाओ बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग। अब बताओगे 8 दूनी 16 17, 17 के लिए क्या हो जाएगा 1.5 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना, 8 7 15 हो जाएगा ना, 8 7 15, 15 का मतलब क्या हो जाता है, ये 2.5 आ जाएगा ना, क्योंकि 14 पे 3 आता है। उसके बाद चाहे बढ़ते जाओ एक एक इलेक्ट्रॉन 0.5 बढ़ता जाएगा, घटते जाओगे तब। अब यहाँ पर अगर हम देखें हीलियम का कितना हो जाएगा 2 2 4, एक गया तो कितना बचेगा यहाँ पर हीलियम, तो आपका 3 बचेगा, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1, क्योंकि 3 बचेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जब हीलियम का निकालेंगे तो बताओगे 2 - 1/2, तब बताओगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.5 ना, 1/2 0.5, तब बताओगे इनका तो 0.5 आ जाएगा। और इनके पास आता है 6 6 12 2 14, 14 के लिए तो 3 आ जाता है। हमें सही ऑर्डर लगाना था, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा C2 का होगा, एक ऑप्शन में चल रहा है, फिर NO का 2.5, फिर इसका 1.5 यहाँ पर। अब बताओगे B वाला हो जाएगा। ठीक है, तो उसी मॉलिक्यूल्स का सब में दिया था, तो एक बार एक का निकाल लिया, फिर ऑर्डर अरेंज कर लिया। कह रहे थे करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू फॉर द कंसर्न्ड स्पीसीज। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फिर से बोल रहे हैं। आपको बताया यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर 14 में से एक गया तो कितना बचेगा आपका 13, और 13 का मतलब उससे 2.5 आ जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करते हैं यहाँ पर 8 8 16, हाँ 8 8 16, 16 के लिए 2, और यहाँ पर 17 आ जाएगा, तब बताओगे 1.5। बताओ पहले ही ऑप्शन मैच कर गया ना, 3 2.5 2 1.5, तो पहला वाला 132 का आपने लगाया यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट। कह रहे हैं कि मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज जेड। मेन एक्सिस उनका डायटोमिक मॉलिक्यूल का जेड है। द ऑर्बिटल्स px एंड py ओवरलैप टू फॉर्म्स। px py अगर ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका मतलब समझो। यहाँ पर मान लेते एक लाइन मैंने खींचा, ये जेड एक्सिस को बता रहा है। अगर हम मान लेते हैं px हो या फिर py की बात करते हैं, ये y वाला p वाला हो जाएगा py। तो x की अगर बात करते हैं ऐसी एक एक्सिस, क्योंकि अगर ये y एक्सिस ये z एक्सिस, और यहाँ पर x एक्सिस को ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ठीक है, इसको px मान लेते हैं, और इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बना दिया हमने, ये। तो अब सवाल आता है अगर कोई ऐसे है तो कोई उसके साथ ऐसे आया था वो ओवरलैपिंग हो सकती है, या फिर ऐसे आया था ओवरलैपिंग हो, लेकिन कोई ऐसे चला जाए, ये ऐसे खड़े यहाँ पर ओवर इनका ऑर्बिटल से, और कोई ऐसे आ जाए, एक दूसरे के एक्सिस पे मैच ही नहीं कर रहे, तो वही सेम चीज़, ये ऐसे है और ये ऐसे आकर के चले जाएंगे, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या जबरदस्ती बॉन्ड थोड़ी ना बनेगा। अब बताओगे कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा नो बॉन्ड इज फॉर्म। फिर 134 की बात करते हैं। In the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel. हमसे pi bond की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। कह रहे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, their axes remain parallel to each other, ठीक है, and perpendicular internuclear axis। तो सही है, हमसे करेक्ट ही पूछा गया। तो बताओ 134 का भी आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर उनको आप चाहते हो कि उनके बीच में पाई, मान लेते हैं px के बीच में अगर बनाया, py के बीच में ऐसे, ये py, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा py। तो ये y एक्सिस कौन हुआ, यही तो हुआ y एक्सिस। ये y एक्सिस एक दूसरे को क्या हो जाते हैं पैरेलल, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। यहाँ पर जाकर के ओवरलैपिंग करेंगे तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट से हो जाता है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट आप पढ़ना हो तो वहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड द मैग्नीट्यूड बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम द पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। ये देखो
कह रहे कि यहाँ पर बताया गया क्या क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करे, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर बोलने से बचे हुए उन्होंने कह दिया बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करे और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाए, पहले पैरा था फिर डाया हो जाए। तो चलो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अब बताओ कि पहले ये पैरा था क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन के केस में एक्सेप्शन का केस पैरा, और अब इनके पास कितना हो जाता है, 15 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी पैरा ही होगा, इनको भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि पैरा से डाया होना है। हाँ, कार्बन की अगर बात करते हैं यहाँ पर 12 है, तो बताओ कि ये 6 12 हो जाएगा। बताओ कि ये डाया मैग्नेटिक्स है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12 में से 1 गया तो 11, तब बताओ कि ये पैरा मैग्नेटिक, ये गया। हमें क्या चाहिए, पैरा से डाया होते हुए चाहिए, तो अब उसी ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 7 15, और 15 का मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरा मैग्नेटिक, और आपको पता है 8 7 15 एक निकल गया तो डाया। अभी इस पर रुक सकते हैं, पैरा से डाया तो हो रहा है, लेकिन और साथ साथ क्या बोला है वहां पर, हमारा क्या होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 7 15, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है, और अब बताओगे यहाँ पर 8 7 15 तो होता है, एक निकल गया, क्या हो जाएगा 14। तो सबको पता है कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा 3, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ पर जाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, और साथ साथ पैरा से डाया हो रहा है, तो बताओगे सी वाला लगाना पड़ेगा। और इनके पास अगर आते हैं तो आप बताओगे ये 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब डाया से ये क्या हो जाता है 14, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन पैरा हो जाएगा, तो आप बताएंगे सी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, 135 का सी। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 minus, the electron adds on which one of the following orbitals। कह रहे अगर O2 से O2 माइनस में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड होगा। तो अगर आपको पता हो कि हम कह सकते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर उसके बाद मैंने कहा था ऑक्सीजन मतलब 16 के ऊपर की कहानी चल रही, तो सिग्मा 2pz। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सब बढ़ते हुए क्रम में, चाहे इंक्रीजिंग का ऑर्डर साइन लगा दो, या फिर कहते हैं यहाँ पर पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। इसके बाद आ जाता था पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर उसके बाद आ जाता सिग्मा 2pz, लेकिन एंटी बॉन्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो चलो यहीं पर करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। आपको बताया टोटल O2 के पास इलेक्ट्रॉन कितना था 16, अगर करेंगे, और इसके बाद 17, तो पहले लेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। मैंने कहा इनको कैसे बढ़ते 10, 11 12 13 14, 2 2 आ जाएंगे, फिर क्या हो जाता है 14 हो गया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन, ये डिजनरेट ऑर्बिटल एक ही बार में नहीं भरेंगे, कहेंगे 15 और 16, ऐसे हो गया 15 और 16, फिर 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया 17 हो गया, तो वो आएगा कहाँ पर 15 16 फिर 17, यहाँ पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो पाई एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल्स में आपको देखने को मिलता है 17 इलेक्ट्रॉन, अब बताओगे पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आएगा, तो इसका मतलब आपका ए वाला से हो जाए, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे वहां पर जाते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो कहां पर जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो ऐसे था क्वेश्चन वहां पर बनाया था। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर NO3 माइनस की बात करते हैं, NO3 माइनस में NO बॉन्ड ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है। देखो अगर यहाँ पर नॉर्मली हम देखें कि यहाँ पर वो फॉर्मूला हम लगाते हैं जो मैंने आपको बताया था एक, कि 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस चार्ज अपॉन ऑक्सीजन एटम, 3 2 जा 6 माइनस 1, आप करेंगे 5/3 आ जाएगा, और आपका ये आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। सवाल होता है ऐसा क्यों गलत हो गया, क्योंकि अगर आप इसके अंदर की बनावट देखें तो आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अब बताओगे ये ऐसे बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन और जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर चार्ज की बात करते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर एक और चार्ज आता है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आता है। तो ओवरऑल ऑक्सीजन के लिए अगर सही से देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके अंदर था, क्योंकि ज़्यादातर हम जो प्रैक्टिस करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रहता, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के ऊपर एक और माइनस चार्ज माना जाएगा। अगर सेंट्रल एटम ने ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो इसको माइनस चार्ज की तरह गिनती करते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे टोटल, पहले फिर से फॉर्मूला 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो माइनस चार्ज कितने हो जाएंगे 2, अपान क्या हो जाएगा टोटल ऑक्सीजन एटम, 3 2 जा 6 माइनस 2, तो बताओगे 4/3, इसको लिखेंगे 1.33 आ जाता है। या फिर मैंने आपको जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था ऑर्डर के, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सच एटम 1 2 3 4, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास टोटल मिला के कितने बॉन्ड होंगे 1 2 3 4। फिर मैंने कहा था कि नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर, तो 1 2 3 नहीं, तो मैंने कहा जितना सिग्मा बॉन्ड होगा 1, इसको भी सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट किया जाता है 1 2 3, तो 4/3 आप ऐसे कर सकते हो 1.33, ये तब बताओगे 1.33 को टिक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान देना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। और होता Be2 की अगर हम बात करते हैं इसके बाद कितना हो जाएगा बताओ, बेरिलियम कितना हो जाता था 1 2 बेरिलियम। अब बताओ कि 4 ना 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन के केस में अगर आप देखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अगर इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन का करें तो 2 2 2 4 2 6 2 8। और जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4, एंटी बॉन्डिंग भी 4, अपान 2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो बताओ कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है एक्चुअली वही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बताओ कि Be2 को ही टिक करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन। तो इंटरमॉलिक्यूलर आपको पढ़ाते समय बताया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेंट्रा। इसमें अच्छा क्या इंटर बोला गया ना, इंटर, इसमें क्या हो जाएगा इंट्रा पाया जाता, इंट्रा। इसमें अल्कोहल इन सब में क्या हो जाएगा बताओगे इंटर, ठीक है। मतलब दो लोगों के बीच में ही बन सकता था, यहाँ पर एक के अंदर ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में OH ग्रुप था, NO2 ग्रुप था, आपस में बना लेते थे, तो हमसे इंटर ही बोला गया। तो आप बताओगे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, बी वाले को कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं 140। अ पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच हैव ऑड इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप्स। अगर आप देखो NO को देखो, अगर आप NO को अगर आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड से जुड़ गया। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, तो 2 यहाँ पर खर्च हो गए। अभी कितने बचे यहाँ पर 3, एक लोन पेयर और एक ये। बताओ एक तो ये आ जाएगा। फिर दूसरा अगर देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं होगा ये, उसके बाद इसके लोन पेयर के पास यहाँ पर, इसके पास एक लोन पेयर होगा और यहाँ पर ऐसे। तो बताओगे इसमें नहीं है। ClO2 की अगर बात करते हैं, ClO2 में देखना क्लोरीन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, ClO2 ना, क्लोरीन, तो डबल बॉन्ड्स इसको जोड़ दिया, डबल बॉन्ड्स इसको जोड़ दिया। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए 4, कितने होते हैं 7, 4 और 2 6, एक और बच जाएगा, एक ये बच गया। और कोई N2O5 अगर हम बात करते हैं, 2 ऑप्शन ही है ना, उसमें बचेगा ना। बताओगे NO और ClO2, NO और ClO2 आपका हो जाएगा कौन सा, आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर 141। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉन्ड लेंथ। कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं हम बॉन्ड लेंथ को अगर हमें नापना है, तो याद रखना एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक सबका यूज किया जाता है। इसको ऐसा याद रखना पड़ेगा आपको, ऑल ऑफ दीज। चलो इसमें क्या बोल रहा है, Which of the following molecule have a same bond order। किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, याद रखना इस बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ठीक है। तो ये इसका सेम होता है। हाँ कहीं पर अगर आपको 2.5 ये सब भी मिल सकता है तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके निकाल देंगे। जहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है तो आप बताओगे H2 के बीच में कितना 1 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1। Cl2 में भी 1 बॉन्ड होता है, Cl सिंगल बॉन्ड। और CO में आपको पता है 3 बॉन्ड होता है, वैसे भी 8 6 14 बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। यहाँ पर Br के बीच में आप बताओगे 1 होता है और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3। तो आप बताओगे फर्स्ट सेकेंड और किसमें फोर्थ में, और साथ ही साथ आप बताएंगे यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ में भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से बताओगे पहले वाले में कह रहे हैं कि 1 सेकेंड और फोर्थ में सही कह रहा है, और दूसरे में कह रहे हैं थर्ड और फिफ्थ में ये भी सही कह रहे हैं। तो सी वाले में कह रहे हैं बोथ, तो हम बोथ वाले को लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पसेज डाइपोल मोमेंट। कौन डाइपोल मोमेंट रखेगा, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था अगर आपको याद हो, AXN वाला याद है, AXN सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम्स जुड़ा हो, मॉलिक्यूल जुड़े हो, और उसके साथ वहां पर क्या हो जाएगा N का मतलब वहां पर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने, 2 या 2 से अधिक। अगर इसके पास लोन पेयर दिखा तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, दिखा तो 0 नहीं होगा, अगर नहीं दिखा तो 0 हो जाएगा। जैसे SF6 में लोन पेयर नंबर 0 तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। SO2 में एक लोन पेयर दिखेगा तो आप बताओगे भाई एक लोन पेयर आपको दिखेगा, बताओगे ये 0 नहीं होगा। H2S में 2 लोन पेयर 0 नहीं होगा, SF में एक लोन पेयर 0 नहीं होगा। आपसे क्या पूछा गया, पजेस डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो रखेगा मतलब उसके पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 ना हो, कुछ ना कुछ हो तभी तो रखेगा। तो इस हिसाब से कहेंगे बी वाला
ये बी है, ये सी, फिर डी। अब बताओगे हम थर्ड वाले को लगाएंगे, बी सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। कौन ऐसा है जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो याद रखना पी एक्स साइडवाइज ओवरलैपिंग करके तो बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर आते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पी वाई के बीच में अगर बनाते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ डी ऐसे अगर इसका स्ट्रक्चर्स बना के देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बना करके देखते हैं तो बताओ कि ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। फिर अब इसी पे किसको हम लेकर के आते हैं आपको पता है, यहाँ पर पी वाई, और पी वाई अगर मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है तो पी वाई अगर यहाँ पर जाएगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ही नहीं पाएगा। देख रहे हैं ये ऑर्बिटल कहाँ इसको करीब आने देगा। तो बताओगे यहाँ पर अगर यहाँ मान लेते ये हमारा पी वाई था, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पर इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं बन सकते। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। और एक्स वाई की अगर हम बात करते हैं ये हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर ऐसे, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये एक्स और ये वाई है और दूसरा भी कौन है एक्स वाई है, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे ये एक्स और वाई एक्सिस है, दोनों है, तो बताओगे इनके साथ ऐसे ओवरलैपिंग कर सकता है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। और अगर हम अगला देखें यहाँ पर जो हमें बताया गया वाई जेड और पी वाई, अगर डी वाई जेड की अगर मैं बात करूँ, देखना यहाँ पर आप बताओगे, मान लेते हैं यहाँ पर अगर वाई की बात करते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेता हूँ, मैं इसको जेड एक्सिस मान लेता हूँ, और आपको पता है बिटवीन द एक्सिस वाले लोग हैं, तो ऐसे हो जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ पर कौन आ रहा है आपसे पी वाई, अगर पी वाई की बात करें तो ऐसे पी वाई जाएगा, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है तो ये पी वाई, तो बताओ कि ये इनके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा, तो साइड वाइज हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसके अलावा और सब जगह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा साइड वाइज, ये आपका ऑर्बिटल्स यहाँ पर नहीं होने देगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी कंडीशन आपको एसेंशियल नहीं दिख रही है। तो अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। याद रखें जो वैलेंस शेल आखिरी शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं वही बॉन्ड्स बनाते हैं, वही बॉन्ड्स बनाने से पहले पहले आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये प्रोसेस सही है, हमसे पूछा गया नॉट, तो ये सही है। द ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ये भी साफ साफ कहा जाता है, से भले डिफरेंट हो जाए एनर्जी लगभग आसपास की हो यहाँ पर। फिर कहता है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल प्रियर टू द हाइब्रिडेशन, ये गलत हो जाएगा। देखो क्योंकि वहां पर हाइब्रिडेशन में इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कह रहे इलेक्ट्रॉन से पहले क्या हो जाता है वहां पर प्रियर, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल प्रियर टू हाइब्रिडेशन, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर, इलेक्ट्रॉन्स हो या ना उससे कोई मतलब नहीं होता, हाइब्रिडेशन का अलग कॉन्सेप्ट चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं। फिर बताया कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ऐसा नहीं, तो बता कि चाहे हाफ फिल्ड हो, चाहे फुल फिल्ड हो, चाहे एम्प्टी ऑर्बिटल, किसी का भी यूज हाइब्रिडेशन में किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आप बताओगे थर्ड और फोर्थ ही गड़बड़ लग रहा है, इसकी वजह से हम डी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया नॉट एसेंशियल कंडीशन, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर अगले में आपको कहता है कि द कंप्लीट ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 प्लस आयन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स इज, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ तक रीच किया है, कहाँ तक पहुंचा है। तो अब इसके लिए फिर से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर O2 प्लस है, टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ पर 15, ठीक है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पाई 2px, पाई 2, सॉरी ये 14 से ज़्यादा है ना, सिग्मा 2pz। उसके बाद आप बताओगे पाई 2px, पाई 2py, फिर इसके बाद जो आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, इसके बाद और जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz आ जाता है, ऐसा कुछ। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, तो चलो भर के दिखाते हैं। 2, क्योंकि यहाँ पर 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, इनको कैसे भरेंगे, 10 हो गया ना, 11 12 13 14 आ जाएगा। अब बताओ कि 2, फिर 15वां इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ कि मैक्सिमम कहाँ पर, पाई एंटी बॉन्डिंग px ऑर्बिटल तक पहुंचा है, तो आप बताओगे पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक पहुंचा है, तो बताओगे कि मैक्सिमम रीच किया वहाँ पर आपका पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स,
ठीक है, ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स आपका वहां पर हो जाएगा। तो 146 का हम लगा देंगे सी। चलिए अगला देखें। इन एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। याद रखना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, जब ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप तो होते नहीं वहां पर, ऐसे वहां पर क्या हो जाएगा कि आप वहां पर देखते हैं ऐसे वहां पर बनता है, तो उनके न्यूक्लियस के बीचों बीच आपको वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 देखने को मिले, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग सही से होगी नहीं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग है, वो तोड़ना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर आपको उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको 0 देखने को मिलेगी मिनिमम। अब बताओगे बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हम बताएंगे यहाँ पर। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कंपाउंड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी मैक्सिमम एंड इन केस ऑफ द विल बी मिनिमम। कब मैक्सिमम कौन मिनिमम होगा? अगर हम आए तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड लिक्विड ऐसा मतलब गैसेस, यहाँ पर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। आपको तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी तो लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो वो क्या कर जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब आएंगे। तो इसलिए अगर बात करते हैं अगर कहीं पर सॉलिड फॉर्म है तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम। जाहिर सी बात है सॉलिड क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छी हुई इसलिए सॉलिड हो गया होगा। और सबसे कम कहाँ पर, गैस है, जहाँ पर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा दूर होंगे। इसलिए हमारे पास सबसे सही ऑप्शन ही होगा कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सॉलिड की बात करेंगे और मिनिमम कहाँ पर होगा, गैसियस फॉर्म। द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत बार हम लोग देख चुके हैं पैरामैग्नेटिक, क्योंकि आप बताओगे पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, पाई 2px में एक, पाई 2py में एक आ जाता है एंटी बॉन्डिंग वाला, तो इसी की वजह से हम उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक होता है। भले 16 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। 150 कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग H2 प्लस H2 माइनस इज बोथ H2 प्लस H2 माइनस आर इक्वली स्टेबल, बोथ H2 प्लस एंड H2 माइनस डू नॉट एग्जिस्ट, H2 माइनस मोर स्टेबल देन H2 प्लस, फिर H2 प्लस इज मोर स्टेबल देन H2 माइनस। चलिए इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ H2 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 ये तो का, और इसको जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सिग्मा 1s1 ये तो आ जाएगा। और इनके पास आते हैं H2 माइनस, इनके पास 2 अपने खुद के और एक जो लेकर के 3, तो बताओ कि 3 है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो हम कहेंगे 1 माइनस 0/2 आ जाएगा 0.5, और इनका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, तो बताओगे 2 माइनस 1/2 ये भी 1/2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का सेम है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाते समय कराया था कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए 2 लोगों का, तो याद रखना कि उसमें से कौन कम स्टेबल होगा। जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग को नहीं देखते थे, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इनके पास पूछा जाए तुम्हारे पास कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कहता है 1 भी नहीं। इनके पास आओगे तो यहाँ पर 1 दिखा, तो बस यही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। बॉन्डिंग ना वैसा बताओ सर इनके पास बॉन्डिंग 1 ही था, इसके पास तो 2 हो गया, तो इसको ज़्यादा नहीं, बॉन्डिंग से नहीं। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा और उसमें समय देखने कौन स्टेबल कौन कम है, तो उस कंडीशन पे हमसे बोला जाएगा, तो हम यही कहेंगे भाई जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा उसको पीछे कर दो। तो H2 माइनस के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अब बताओगे इन्हीं को कम कर दो और इसको कह दो ज़्यादा, मोर स्टेबल देन। अब बताओगे डी वाला सही। चलो अगला क्वेश्चन 151, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं तो आपको कहते हैं N2O2 आर कन्वर्टेड टू मोनो पॉजिटिव कैटायन N2 प्लस O2 प्लस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कर दिया। विच इज इनकरेक्ट, क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा, मतलब यहाँ पर पहले समझो N2 को वो पहुँचा रहे कहाँ पर, N2 प्लस में, ऐसे कह रहे हैं कि हम O2 को भी पहुँचा रहे हैं O2 प्लस में। क्या यहाँ पर सही क्या गलत होगा, कह रहे N2 प्लस NN बॉन्ड इज वीकेंड, N2 प्लस में NN बॉन्ड कमजोर हो जाता है। चलो आप देखेंगे, आपको पता है यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर 2.5 ये हो जाता है। देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर कमजोर हो, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, बॉन्ड की मजबूती भी कमजोर हो जाएगी। कह रहे हैं N2 प्लस द NN बॉन्ड इज वीकेंड। अब बताओगे इनसे कंपेरिजन करोगे तो कम तो हो जाएगा। बताओगे पहला ही सही हो जाएगा। हमसे क्या सही पूछा, अच्छा इनकरेक्ट पूछा, हमसे क्या बोला गया इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बोला गया, तो ये तो करेक्ट है।
फिर कह रहे हैं O2 प्लस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, O2 प्लस में जाएंगे, देखो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और यहाँ पर कितना हो जाता है 15 होगा, तब बताओ कि इसका मतलब 2.5 होगा, 2.5, ये भी तो सही है। और बताया कि O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेज, O2 प्लस में पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज कर जाएगा, ये भी सही है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, π2px और एंटी बॉन्डिंग π2px पाई एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर। और याद रखना कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर घटेंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर घटेगा। और आपको पता है 2 अनपेयर्ड से 1 अनपेयर्ड इसमें हो जाता है, तो पैरामैग्नेटिक डिक्रीजेज, ये भी लाइन सही। तो अगला आता है N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक, कैसे हो सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन से कोई 13 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और आप देख रहे हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, वो डाया नहीं पैरा होगा, तब बताओ यही गलत है। तो इसका डी वाला 151 का डी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 152, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ OO बॉन्ड्स इन O2 प्लस O2 और O2 माइनस और O2 माइनस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, O2 प्लस की अगर हम बात करते हैं, O2 प्लस का अगर हम बॉन्ड और देखो, वैसे नहीं बताओ कि हमें तो ये रटा नहीं, रटने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 में से गया 15, 15 का मतलब 2.5, यहाँ पर 2, और यहाँ पर आते हैं 16 और 1 17, 17 आ जाएगा, तो 17 का मतलब यहाँ पर 1.5, और 18 का मतलब क्या हो जाएगा 1, हो गया। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ आपको किसका, कौन सा ऑर्डर बताया गया, कोई ऑर्डर बताया यहाँ पर? इंटरन्यूक्लियर। चलो ऐसे बताते हैं, 2.5 वाला सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ वाला, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 वाले का है, तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे कम इन सब में सबसे कम ये दिखाया गया। फिर उसके बाद किसका नंबर 2 वाले का है, तो उनसे थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास वही लाइन याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ वाली कहानी, ठीक है। और जैसे बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 1.5 है, तब बताओगे 1.30, और ये सबसे कम 1 बॉन्ड ऑर्डर रख रहा है, तो ये सबसे ज्यादा 1.49 एंगस्ट्रॉम, तो हम कहेंगे डी वाला टिक करेंगे। ठीक, चलो अब हम आते हैं यहाँ पर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पे, और इस क्वेश्चन में आते हैं तो आपको यहाँ पर याद रखना जो भी ऑप्शंस मिलेंगे, पहला ऑप्शन तब टिक करेंगे जब बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तब बी बोथ assertion reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, तब ये लगाएंगे, दोनों सही लेकिन एक्सप्लेनेशन सही है। सी वाले में लगाएंगे तब assertion true है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है, और बोथ अगर हमारे स्टेटमेंट्स वहां पर फॉल्स हैं तो हम डी को लगाएंगे। चलो आते हैं, बताया गया कि LiCl आर प्रीडोमिनेटली आर कोवैलेंट कंपाउंड, सही कह रहे हैं। देखो LiCl लिथियम के ज्यादातर जो कंपाउंड्स हो जाएंगे आपको प्रीडोमिनेटली वो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि छोटी साइज का कैटायन है और कम चार्ज रखता है, तो बताओ ये सही है। फिर क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड क्लोरीन आर टू स्मॉल, बहुत कम, इतना नहीं है कि आसपास के वहां पर वो हेलोजन हेलोजन ही है, आपस में बोल दिया जाएगा आसपास के नहीं, ये आपका पता है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, वो 7th ग्रुप है, टू स्मॉल नहीं। आप कह सकते हैं हाँ, और किसी का मेटल फर्स्ट ग्रुप का और हेलोजन के बीच में कंपेयर करते हैं उनसे तो कम रहेगा, लेकिन टू स्मॉल नहीं होगा, ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओ कि पहला सही है दूसरा गलत है, और ऐसा स्टेटमेंट किसमें आता है, थर्ड में, जिसमें कहता है असर्शन करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, तो हम सी वाले को टिक करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपको कहता है AgCl इज मोर सॉल्युबल इन अमोनिया देन वाटर, क्या ऐसा है? आप बताओगे हाँ है, क्योंकि अगर क्या हो जाता है जब AgCl क्या हो जाता है, अमोनिया से रिएक्शन करता है NH3 से, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, आपको पता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और कॉम्प्लेक्स बनाया, तो वाटर में आपको पता है ये बहुत ही, यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसा सॉल्ट होता है, इनसॉल्युबल होता है, बहुत माइन्यूट सा घुलेगा तो घुलेगा, इसलिए याद रखना ये लाइन सही है, ये मैंने आपको वहाँ पर आयनिक में भी बताया था। तो बताओगे कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि AgCl अमोनिया में ज़्यादा घुल जाता है, बात से अमोनिया इज मोर पोलर देन वाटर, ऐसा नहीं है कि वाटर में अमोनिया में घुल गया तो वाटर लेस पोलर हो जाए। तो आपको पता है अगर डायपोल मोमेंट की बात करते हैं वाटर का ही ज़्यादा होता है अमोनिया से इसलिए घुल जाता था क्योंकि अमोनिया के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो बताओगे पहली लाइन सही है दूसरी गलत है, असर्शन करेक्ट और रीजन फॉल्स होगा, तो हम सी ऑप्शन के पास जाते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पर कहता है BO3 माइनस एंड SO2 माइनस आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, सही कह रहे हैं। BO3 माइनस की बात करते हैं, बोरान के पास अगर हम 3 ऑक्सीजन लगा देते हैं ऐसे,
हाइब्रिडेशन इसका sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। जबकि SO3 2 माइनस की अगर बात करते हैं तो आप बताओगे 1 माइनस ये और एक लोन पेयर। अब बताओगे ये sp3 हो जाएगा। अब बताओगे ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा और ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो अब बताओगे ये सही कह रहा है भाई, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको कहता है कि SO3 2 माइनस स्ट्रक्चर हैज अ 1 लोन पेयर। हाँ, एक लोन पेयर आने की वजह से, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये भी sp2 होकर के सेम हो जाता है। एक लोन पेयर आने की वजह से इसका स्ट्रक्चर बदला, बताओगे यही सही है और इसी की वजह से हम कहेंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। क्यों स्ट्रक्चर बदल गया, आइसो स्ट्रक्चर क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर आ जाता है। ऑक्सीजन दोनों के पास 3 3, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ए वाले के पास जाएंगे, दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता है। 156 की अगर हम लोग बात करते हैं, ClF3 सबको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3d प्लस 2 लोन पेयर। तो आप बताओगे क्या हो जाएगा, टी शेप स्ट्रक्चर होगा। फिर कहा गया इट हैज़ अ 2 लोन पेयर अरेंजमेंट 180 डिग्री। कह रहे हैं यहाँ पर 2 लोन पेयर्स हो जाते हैं, उनका अरेंजमेंट 180, आप बताओगे नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। अभी इस पर एक क्वेश्चन और देखे थे हम लोग, जो पूछा था सही अरेंजमेंट इसका क्या होगा। ये क्या इनके बीच में 180 का आपको एंगल लग रहा है, नहीं। अब बताओगे असर्शन सही है लेकिन रीजन सही नहीं मानेंगे, तो सी ऑप्शन के पास जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन सही कह रहे हैं। देखो Na2 की बात करते हैं और O2 की बात करते हैं, तो याद रखना ये बहुत ही कम रूम टेम्परेचर पे एकदम इनर्ट की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये बहुत ही क्या हो जाता है, पहले तो इतनी एनर्जी दो कि ये बॉन्ड टूटे, ये लाइन सही कह रहे हैं। फिर कह रहा था बॉन्ड लेंथ ऑफ Na2 इज शॉर्ट देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ये एकदम सही एक्सप्लेनेशन। क्यों शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में 3 बॉन्ड पाया जा रहा है, इनके बीच में 2, तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्ट हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, और इतनी बॉन्ड एनर्जी दोगे तब बॉन्ड टूटेगा, तब जाकर के आगे बॉन्ड बनाएगा। इसलिए बताओ कि इसको हम एक की तरफ टिक करेंगे कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है क्यों ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। उसका रीजन है कि बॉन्ड लेंथ उसकी शॉर्ट होती है। चलो अगला बात करते हैं 158। कह रहे असर्शन में O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, ये लाइन सही कह रहे हैं क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्शन का केस है पैरामैग्नेटिक। इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 नहीं, आप बताओगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उन्होंने 1 बताया, इसलिए हम कहेंगे भाई तुम सही हो और ये गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ तक आपके सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम इतना करते हैं। ठीक है, थैंक यू।